हेलो जी। तो आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक एनबीएफसी कंपनी की जो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काम करती है। कंपनी का नाम है एसबीआई कार्ड्स। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 69,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है ना। अब यहाँ पर उससे पहले अच्छा एसबीआई कार्ड्स को देखने से पहले ये कार्ड इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। है ना। हमें हमें एक चीज तो समझ में आ ही रही है कि भाई ये आपको कार्ड का डिस्पर्सल करेंगे। कार्ड पहली बात तो जितने ज्यादा आपके कार्ड्स इन्फोर्स होंगे, मतलब जितना ज्यादा आपके क्रेडिट कार्ड बाहर मार्केट में निकले हुए होंगे उतना ज्यादा उनके ऊपर स्पेंड्स आएंगे। उतना ज्यादा स्पेंड्स आएंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकी क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं। एक तो भाई जो आपसे ये एएमसी चार्जेस ले लेते हैं, आपके कार्ड के चार्जेस ले लेते हैं, आपके जो अकाउंट मेंटेनेंस मतलब हर तरीके का जितना भी चार्जेस होता है, तो एक तो फी इनकम आती है। उसके ऊपर से क्या होता है कि आप कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर लेने गए, सपोज आपने टीवी लिया और टीवी पे आपने ईएमआई कर लिया एसबीआई कार्ड के साथ, तो ईएमआई पे वो 15-16% का आपको इंटरेस्ट लगाते हैं। तो इंटरेस्ट लगाता है तो वहां से इनकी एक इनकम होती है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अच्छे अच्छी क्वालिटी पे अच्छे एसेट क्वालिटी मेंटेन करते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स डिस्पर्स करने। मतलब आपके आपके दो तरीके हैं आपका रेवेन्यू बढ़ाने के। एक तो आप ज्यादा से ज्यादा नए कार्ड्स डिस्पर्स करो, तो मतलब डिस्पर्सल रेट जो है वो हमारा बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, आप हर कार्ड के ऊपर स्पेंड भी बढ़ाओ। मतलब पहले एक आदमी एक कार्ड के ऊपर 10,000 का खर्चा कर रहा था, तो अब उसको खर्चे को बढ़ा के 10,000 की जगह 12,000 कर दो। अब चाहे उसके लिए आपको इंसेंटिव देना पड़े, कार्ड पॉइंट्स देने पड़े, कैशबैक देना पड़े, रिवॉर्ड्स देने पड़े, या फिर आप उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दो, या कुछ भी करके दो ही तरीके से आपकी ग्रोथ आ सकती है। एक तो आप ज्यादा से ज्यादा कार्ड निकालो मार्केट में, और दूसरी चीज है कि आप अपना पर कार्ड स्पेंड बढ़ाओ, है ना। अब देख लेते हैं एसबीआई कार्ड में क्या हुआ। अब एसबीआई कार्ड्स की हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि हम जो इनके नए अकाउंट्स थे ना, जो मतलब हर 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 क्वार्टर कितने ज्यादा नए अकाउंट से ऐड कर रहे हैं। मतलब इस क्वार्टर में इन्होंने सपोज 10 लाख अकाउंट्स ऐड किए, और पिछले क्वार्टर में इन्होंने सपोज 12 लाख अकाउंट्स ऐड किए थे। तो यहाँ पर नए अकाउंट्स एडिशन का रेट 2 लाख से डिक्रीज हो गया। ये चीज हमें समझने की बात है। तो अगर मैं न्यू अकाउंट्स एडिशन का रेट देखूं, तो वो 18% है डाउन वाई लेवल पे, और 12% है डाउन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। मतलब एक जो आपके रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका था कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स इन मार्केट लेके आओ, वो तो आपका उल्टा ही चल रहा है। वहां पर तो पिछले साल अगर आप 10 लाख कार्ड, पिछले क्वार्टर आप सपोज 10 लाख कार्ड निकाल रहे थे, तो इस क्वार्टर में तो आप करीबन 80,000 कार्ड ही निकाल रहे हो। तो आपका आपका रेट तो कम हो ही रहा है, वो रेट भी कम हो रहा है। उसके बाद अगर हम पैट की बात करें, तो पैट वाई लेवल पे तो फ्लैट रहा, और 10% डाउन था क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और वहीं कार्ड इन फोर्स की बात करें तो 11% से बड़ा वाई लेवल पे, और 2% से बड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो अब हमने देखा कि नए जो टोटल पुराना कार्ड का बेस था, उस पे तो इन्होंने 11% की ग्रोथ लेके आए टोटल कार्ड इन्फोर्समेंट। बट जिस रेट से ये डिस्पर्स कर रहे थे, जिस रेट से हर क्वार्टर में कार्ड एडिशन कर रहे थे कि भाई हम हर क्वार्टर में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कार्ड्स नए निकाल देते हैं, उस रेट में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो मतलब ये अच्छी चीज तो नहीं है। अभी आगे चल के देखेंगे, इन कुछ नंबर भी खास नहीं है। अगर मैं रिटेल स्पेंड्स की बात करूं, तो रिटेल स्पेंड्स वर अप 23% ऑन अ वाई लेवल, और 4% आप ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और उसमें एक और चीज समझने की बात है, इनके लिए Q3 सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि Q3 में वही सारा फेस्टिवल पीरियड होता है, तो सबसे ज्यादा स्पेंडिंग भी वहीं आती है। तो Q3 इनके लिए बेस्ट क्वार्टर रहता है। तो अगर इस Q3 में भी देखें जो अभी गया है Q3, मतलब अभी 6 महीने पहले की बात करें, तो उनके भी करीबन रिटेल स्पेंड्स वर एट समथिंग लाइक 74-75,000 करोड़ के आसपास के इनके रिटेल स्पेंड्स थे। तो अगर अभी हम Q1 की बात करें, तो लास्ट Q1 से कंपेयर करेंगे तो 23% से अप है ऑन अ वाई लेवल, एंड 4% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। वहीं कॉर्पोरेट स्पेंड्स की अगर बात करें, तो वो डाउन है 66% ऑन अ वाई लेवल, एंड 50% डाउन ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो मतलब एक तरफ से रिटेल स्पेंड्स तो बढ़ रहे हैं, बट कॉर्पोरेट स्पेंड्स में बिल्कुल ऐसी तैसी हुई भी है ना। और अगर मैं ओवरऑल रिसीवेबल्स की बात करूं, तो वो आप 22% ऑन अ वाई लेवल, एंड 4% आप ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। मतलब कुछ खास हुआ ही नहीं। एक तो आपने नए कार्ड नहीं निकाले। उसके बाद जो आपकी दो सेगमेंट्स थे, रिटेल और कॉर्पोरेट, उसमें से कॉर्पोरेट वाले में ग्रोथ ही नहीं आई, तो आपके सिर्फ रिटेल रिटेल वाले ने ही ग्रोथ आई, है ना। अगर अब देख लेते हैं इनके कहाँ कहाँ काम आ रहा है। अगर टोटल स्पेंड्स की बात करें, तो टोटल स्पेंड में से 21% स्पेंड्स तो हो रहे हैं हमारी डेली नेसेसिटीज पे। जैसे भाई हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, तो कुछ बहुत लग्जूरियस स्पेंड्स तो हो ही नहीं पा रहे, तो मतलब कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए उतना। तो इसीलिए हम देख रहे हैं 21% स्पेंड्स तो आ रहे हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर, हेल्थ, यूटिलिटीज, रेंटल, इन सारी चीजों में से। 30% आ रहा है हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल, फैशन, ज्वेलरी में से। 10% आ रहा है हमारा ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट में से, है ना।
अब देखो, अब इन्होंने इस क्वार्टर में क्या किया, इस क्वार्टर में अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। मतलब पहले आप देखोगे तो ईएमआई आपको मिल रही थी करीबन 14-15% पे, तो 15% को बढ़ा के इन्होंने 16% कर दिया। आपसे ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। क्यों चार्ज करने लगे? क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहे हैं। वो तो हर कंपनी के साथ यही हो रहा है कि हर कंपनी कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जाने की वजह से इन्होंने अपनी यील्ड भी बढ़ा दी। यील्ड बढ़ाने से क्या हुआ, इनका निम्स में कंप्रेशन नहीं देखने को मिला, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, वाई वाई लेवल पे देखने को मिला। तो इन्होंने अपने निम्स मेंटेन करने के लिए ये कार्यक्रम किया था। तो अगर निम्स की बात कर लें, तो निम्स तो फ्लैट रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, बट डिप कर गए 45 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.45% से, मतलब आधा परसेंट का लॉस आ गया निम्स में ऑन वाई वाई लेवल। और अब करीबन है ये 10.9% के आसपास। अब कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात कर लें, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स लगातार बढ़ बढ़ के अब पहुंच गई 7.5% के आसपास, और यील्ड पहुंच गया 16.8% के आसपास। तो मतलब खर्चा बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपने अपनी यील्ड भी बढ़ा दी, इसलिए आपका निम्स मेंटेन रहा। वहीं थोड़ी सी आपने कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आए, आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा सा नीचे आ गया, वो 49% के आसपास ही आ गया। अब 49% से फायदा क्या हुआ कि आप ऐसे देखो, आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी। पहले जो आपका कॉस्ट टू इनकम आ रहा था 52-53 के लगभग, उसको आप गिरा के 49% पे लिया, तो आपने एफिशिएंसी बढ़ाई। बट हमें एक चीज समझनी है, एफिशिएंसी आप एक एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आजीवन एफिशिएंसी तो बढ़ा नहीं सकते। आप कॉस्ट टू इनकम कभी भी जीरो तो कर नहीं सकते। तो एक लेवल के बाद एफिशिएंसी बढ़ाने से पैट में ग्रोथ आना बंद हो जाएगा, आपको लास्टली सहारा तो लेना पड़ेगा उसी ग्रोथ का कि भाई आप कार्ड इन फोर्स बढ़ाओ, आप रिसीवेबल्स बढ़ाओ, आप अपनी कॉर्पोरेट और रिटेल में स्पेंडिंग बढ़ाओ, आप अपना कार्ड इन फोर्स बढ़ा के डिसबर्सल रेट वापस ऊपर लेके जाओ। वही सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं थोड़ी एसेट क्वालिटी में। इनको लगातार एसेट क्वालिटी में दिक्कत आती रही है। इनकी एसेट क्वालिटी मतलब बहुत खराब से खराब ही हो रही है। और पिछले पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी सुधार के नहीं दिया था। बोले, ये बिल्कुल ही नहीं कहा था कि भाई हमारी एसेट क्वालिटी सुधारने की राह पे है। उन्होंने अभी भी बोला था कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी, हमारे जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर है वो बढ़ेंगे। हमने स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस तो लेके आए हैं, बट वो प्रोसेसेस को इफेक्ट में लाने में समय लगेगा। पिछले क्वार्टर में इन्होंने बहुत सारे काम किया था। इन्होंने बहुत सारे अकाउंट बंद ही कर दिए थे, उनके अकाउंट ही क्लोज कर दिए थे। कुछ की क्रेडिट लिमिट अपग्रेड करने की वजह डाउनग्रेड कर दी थी। मतलब पहले उनके कार्ड पे वो 1 लाख रुपए का सामान खरीद सकते थे, अब उन्होंने डाउनग्रेड करके उसको 80,000 ही कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको अपना रिस्क कम करना है, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई है। सारा का सारा घपला वहीं हो रहा है। अगर मैं ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करूं, वो जंप कर गया 2.76% से 3.06% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और 65 बेसिस 0.65% का जंप आया ऑन वाई वाई लेवल। मतलब आपकी एसेट क्वालिटी और भी खराब हो गई। वहीं एनएनपीए नंबर की बात करूं, नेट एनपीए नंबर की बात करूं, तो वो 0.99% से बढ़ के 1.11% हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, और इंक्रीज कर गया 22 बेसिस पॉइंट से ऑन वाई वाई लेवल, है ना। और अगर क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ बढ़ के अब हो गई है 8.5%, विच इज फ्रॉम, अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 7.5% पे थी, अब 8.5% पे हो गई। और अगर पिछले साल की बात करें तो 1.65% का जंप आया है, 1.65% का जंप आया है। और क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा? क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला है प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स। अब जब आपके प्रोविजन बढ़ते जाएंगे तो आपकी पैट में ग्रोथ आएगी कहाँ से? और प्रोविजन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको आगे चल के दिख रहा है कि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो सकती है। अभी हम जितने भी बैंक्स देखते आए, सब ने कहा है कि भाई हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, और बेहतर हो रही है, और बेहतर हो रही है, इसलिए हम अपने प्रोविजन कम कर रहे हैं। इसलिए उनकी पैट की ग्रोथ ज्यादा थी। यहाँ कहानी बिल्कुल ही उल्टी है। ये कह रहे हैं कि हमारे हमारे हमें प्रोविजन बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आगे चल के हमारी एसेट क्वालिटी खराब हो जाए। तो यही था। अगर हम बात करें, तो इन्होंने एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी। इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अपनी प्रोविजन 2% से घटा दी, 2% से प्रोविजन कम कर दिए। अरे, आपके एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, और आपने सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को स्टेबल रखने के लिए कि भाई हमने प्रॉफिट में डीग्रोथ नहीं लेके आए, इसकी वजह से आपने अपने प्रोविजन ही कम कर दिए। मतलब इतना बेवकूफी भरा स्टेप है कि भाई हमारा रिजल्ट अच्छा दिखना चाहिए, इसकी वजह से जो इनके प्रोविजन थे वही इन्होंने कम कर दिए। करीबन जहां तक मेरे को याद आ रहा है 5-6 करोड़ के आसपास से इन्होंने अपने प्रोविजन कम कर दिए, है ना। और अगर थोड़े कस्टमर बेस की बात कर लेते हैं, तो 60% ऑफ द कस्टमर इनका आता है एसबीआई से। मतलब एसबीआई की जो कस्टमर हैं, जिनका एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट है, वही इनके कस्टमर बन रहे हैं 60%। और 40% कस्टमर आ रहा है बाहर से। मतलब बाहर से भाई उसका कोई एसबीआई अकाउंट के साथ, मतलब एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई लिंक नहीं था, बट वो आके एसबीआई कार्ड्स का कस्टमर बन गया, है ना। तो वो 40% वो वाले कस्टमर्स हैं। अगर मैं इनके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं, तो वो बड़ी 0.23% से ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, और 0.04% से ऑन वाई वाई लेवल। रेवेन्यू रेवेन्यू बढ़ा रेवेन्यू बढ़ा 0.96% से ऑन क्वार्टर लेवल, एंड
सॉरी, रेवेन्यू डी ग्रो हुआ 0.96% से ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल एंड 3.66% से ऑन वाई वाई लेवल, है ना। इसकी वजह से हमें आरओए में ड्रॉप देखने को मिला। आरओए ड्रॉप कर गया 0.61% से, और क्यू ऑन क्यू लेवल पे, और 0.97% से वाई वाई लेवल पे, और अब है 4.1% पे। अब देखो, आप देखोगे आरओए 4.1% है। अभी हमने पीछे काफी सारे बैंक्स देखे, कुछ एनबीएफसी भी देखी जिनका इतना आरओए नहीं आ रहा। अब आप एक एब्सोल्यूट नंबर 4.1 लेके पकड़ लोगे तो कह दोगे कि भाई इनका इनका आरओए इससे बेटर है, इससे बेटर है, इससे बेटर है, चार कंपनी निकाल लोगे, और मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड क्या है, ट्रेंड नीचे की तरफ है। अगर मैं वाई वाई लेवल पे बात करूँ तो पिछले Q1 में इनका आरओए 5% का था, तो इनका 5% से आरओए 4% का आ गया। एक ये ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। वहीं अगर किसी कोई ऐसी कंपनी है जिसका आरओए अभी भी अब वन ही है, सिर्फ वन ही है, 1% का ही आरओए है, बट वो आ रहा है 0.5% से, तो 0.5% से 1% इज एन इम्प्रूवमेंट, और 5% से 4% काम खराब होना। तो मतलब आपको ट्रेंड देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये एक एब्सोल्यूट नंबर पकड़ के नहीं बैठना है कि भाई यहाँ पर आरओए देखो, यहाँ पर 4% का है, यहाँ पर आरओए देखो 2% का है, तो 4% वाला बेटर हो गया। अरे वो 2% वाला देखना पड़ेगा, कहीं वो 2% वाला 1% से आ रहा होगा तो वो इम्प्रूवमेंट है, वो अच्छा है, वो वाली कंपनी में हमें ग्रोथ मिलेगा, वहीं हमें ग्रोथ मिलेगा, और वहीं हमें अपना शेयर प्राइस का अप्रिसिएशन मिलेगा, बजाय कि उस कंपनी में जहाँ का जो आरओ है वो 5 से 4 आ गया, है ना। और अगर आरओ गिरेगा तो हमारा आरओ तो ऑब्वियस सी बात है, गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि आरओ का फॉर्मूला क्या होता है, आरओ इंटू लेवरेज। तो अगर आरओ में ड्रॉप आए तो आरओ में तो ड्रॉप आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो आरओ की बात करें तो आरओ ड्रॉप हो गया इनका 3% से ऑन क्वार्टर बेसिस, और 4% से ऑन वाई वाई बेसिस, और अब है करीबन 19% पे। वहीं मैं बात करूं तो Q1 में था 23.3% पे, अब 19% पे आरओई आ गया। और मेरे को जहां तक याद आ रहा है इनका हाईएस्ट लेवल ऑफ आरओई करीबन 30% के आसपास भी आरओई था। तो आपका आरओई 30% से गिर के आ गया 19% पे, तो आप स्टॉक को डिपेंड कर ही नहीं सकते। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी ही खराब होती जा रही है, और मैनेजमेंट को गाइडेंस भी नहीं दे रहा कि अब हमारी एसेट क्वालिटी सुधरने के लिए स्टार्ट ही होगी। जो लास्ट कॉन कॉल हुई थी, जो मार्च वाली कॉन कॉल हुई थी, अभी तो इसकी कॉन कॉल हुई नहीं है, उसके लिए एक अपडेट बना ही देंगे। बट जो मार्च वाली कॉन कॉल हुई थी उसमें भी मैनेजमेंट कह रहा था अभी हमारी एसेट क्वालिटी और खराब हो सकती है, हमारा क्रेडिट कॉस्ट और ऊपर जा सकती है। मैनेजमेंट ने शायद बोला था 9% के आसपास तक क्रेडिट कॉस्ट आ सकती है। तो मतलब कोई कोई जब तक मैनेजमेंट ही पॉजिटिव नहीं है, मैनेजमेंट ने तो मतलब कॉन कॉल शुरू होते ही ये बोल दिया था कि भैया हमसे आप गाइडेंस वाइडेंस की बात मत करना। मतलब आप गाइडेंस देने से कतरा रहे हो, आप कोई स्पेसिफिक नंबर दे नहीं पा रहे हो, आप कह रहे हो कि आपकी एसेट क्वालिटी अभी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर आपका स्टॉक प्राइस बढ़ ही नहीं सकता। आप इसीलिए देखो इतने टाइम स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल एसेट क्वालिटी का है। आप एक एब्सोल्यूट नंबर लेके चलोगे कि भाई आप देखो एसेट क्वालिटी तो अभी सिर्फ ग्रॉस एनपीए नंबर तो सिर्फ 3% पे है, आप इस कंपनी का देखो तो इसका तो 5% पे है। अरे तो उसका 5, वो 8% से 5% पे है, ये 2% से 3% पे चले गए। वो देखना पड़ेगा, ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी में सुधार आ रहा है तो उसका शेयर प्राइस अप्रिशिएट करेगा। अब वो चाहे आपको एक एब्सोल्यूट नंबर किसी भी दूसरी कंपनी से बड़ा लगे, उससे मतलब नहीं है। हमें वो चीज हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर किसी जैसे पीएनबी का एग्जांपल ले लेते हैं, पीएनबी का शेयर नीचे से 4 साढ़े 4 गुना हो गया, 4 साढ़े 4 गुना हो गया, और उसकी अगर ग्रॉस एनपीए में टॉप पे देखूं तो ग्रॉस एनपीए टॉप पे करीबन 8 साढ़े 8% का था। बट 8 साढ़े 8% से जब उसका ग्रॉस एनपीए 5% हुआ तभी उसका शेयर प्राइस ने रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपके एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया, वहां पर आप आगे बढ़े, आपने काम अच्छा किया, आप 8 साढ़े 8% से 5% पे लेके आए। वहीं अगर एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो एसबीआई कार्ड्स का 2% से 3% आया और स्टॉक को ठोक दिया गया नीचे। क्यों ठोक दिया गया? क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हुई, और मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलता इस चीज के ऊपर कि अब कहाँ कब चल के हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। तो चलिए यही थी कहानी एसबीआई कार्ड्स की। अच्छा, एक और लास्ट चीज इनकी और बता देते हैं। अब जब आपका कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा, आपका जो नए कार्ड का डिस्बर्समेंट है वो नीचे जा रहा है, जो मतलब जो उसकी ग्रोथ है वो नीचे जा रही है, आपके कार्ड एंड पोस्ट जो पहले बढ़ा करते थे 20-25% से, वो अब 11% से ही बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे मार्केट शेयर लूज करोगे। अब हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखते थे इनका मार्केट शेयर स्टेबल हो गया था, मतलब जो पहले ग्रो कर रहा था वो अब स्ट्रेट फ्लैट लाइन में आ गया था। अब धीरे धीरे इन्होंने मार्केट शेयर छोड़ना भी स्टार्ट किया। इस क्वार्टर में पहली बार इन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे मार्केट शेयर में थोड़ी सी कमी है। मतलब अब वो कोई बहुत ज्यादा कमी तो नहीं है, मतलब बाल की खाल निकालने वाली बात है, बट फिर भी हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा अगर आपकी एसेट क्वालिटी और नहीं सुधरेगी, तो आप अपने डिस्बर्समेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि एक ही चीज पे तो आप ध्यान दे सकते हो ना। अगर आपकी एसेट क्वालिटी खराब है तो आपका सारा ध्यान रहेगा कलेक्शंस में, कि हम किसी तरीके से ये जो अपना खराब हुआ एसेट क्वालिटी है इसको सुधारें, अपने कलेक्शंस को और बेटर करें, हमारा जो बाहर
मार्केट में दिया हुआ पैसा है उसको वापस लेके आए, तो अब आप डिस्बर्समेंट पे फोकस नहीं कर सकते हो। तो जब आप कलेक्शन पे फोकस करोगे तो आपकी डिस्बर्समेंट नीचे आ जाएंगे, डिस्बर्समेंट नीचे आ जाएंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी तो काम ही नहीं बनेगा, है ना। और इसका मतलब आपके मार्केट शेयर नीचे चला जाएगा, क्योंकि वही कोई दूसरी कंपनी बैठी हुई है, वही कोई दूसरी कंपनी बैठी हुई है जो ग्रोथ लेके आ रही है, ग्रोथ लेके आ रही है और अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड कर रही है, और वहीं आप अपने कलेक्शन में लगे थे हो और अपना अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे लूज करना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये वो वाला फेस है जहां पर इनकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके इनका मार्केट शेयर नीचे की तरफ खिसक रहा है। चलिए अभी के लिए तो रहता है, ये थी एसबीआई कार्ड्स की कहानी। चलिए, थैंक यू।